तो हेलो गाइस, बात करेंगे इन्फ्लेशंस के लिए जो डोमेस्टिक फैक्टर्स होते हैं वो कौन से होते हैं। और जो इन्फ्लेशन होते हैं उसके जो दुष्प्रभाव होते हैं, किस तरीके से वो इफ़ेक्ट डालती है इन्फ्लेशन किसी भी इकोनॉमी के अंदर, तो वो भी देखेंगे इस वीडियो के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मुद्रास्फीति के घरेलू कारक कौन से हैं। तो मुद्रास्फीति में क्या है कि अगर हम बात करें पहले पॉइंट की, तो क्या है, पिछले एक दशक में अगर देखा जाए तो जो मजदूरी की दरें हैं उनमें क्या है कि 14% की वृद्धि हुई है, जबकि हमारी जो वृद्धि दर है या विकास दर है वो सिर्फ 7% ही रही है। हालांकि हम अगर प्रेजेंट में बात करें तो वो घटती जा रही है वृद्धि दर। लेटेस्ट की अगर बात करी जाए, करंट की अगर बात की जाए, तो करंट के अंदर क्या है कि -7.3% हमारी जो ग्रोथ रेट है वो रही है। तो इस तरीके से क्या है कि ये मुद्रास्फीति का और क्या है कि बड़ा कारण बनती है, घरेलू कारण हम इसको बोल सकते हैं। उसके बाद क्या है कि पिछले दशक में हमारे जो कृषि क्षेत्र है उसकी जो वृद्धि दर है वो 2% या 3% के करीब रही है, जबकि क्या है कि कृषि उत्पादों की जो मांग है वो अधिक रहती है। तो कृषि उत्पाद जो कृषि क्षेत्र का जो वृद्धि है उसमें कमी आ रही है, उसमें कमी रह रही है, मतलब वो बढ़ जरूर रही है 2 या 3% की दर से अगर पूरे दशक की बात की जाए, लेकिन जो कृषि उत्पादों की जो मांग है वो क्या है कि पहले से ज़्यादा बढ़ी है। तो इस कारण से क्या है कि महंगाई बढ़ रही है। उस घरेलू कार्य का ये। उसके बाद क्या है कि हमारा इसके अंदर नेक्स्ट अगर हम देखें इसमें, तो पिछले जो 2 दशकों में क्या है कि प्रोटीन युक्त जो अगर भोजन है उसकी क्या है कि मांग पहले से ज़्यादा बढ़ी है। तो प्रोटीन युक्त जो उत्पादन होता है उसका भोजन का कह लीजिए या प्रोडक्ट का कह लीजिए, तो उनकी क्या है कि डिमांड बढ़ी है। और उनका डिमांड क्या है कि पूरी तरीके से घरेलू जो इंडस्ट्रीज़ हैं, घरेलू जो उत्पादन जो साधन है उनके द्वारा पूरी नहीं की जा सकती है। तो इस कारण से क्या है कि तो महंगाई क्या है ये इस तरीके से बढ़ती है, क्योंकि उन चीज़ों को हमने क्या है कि बाहर से आयात करना पड़ता है। इसके बाद क्या है कि सरकार के कल्याणकारी कार्यक्रम जैसे मनरेगा, तो मनरेगा के अंदर क्या होता है कि व्यय और उत्पादकता का समन्वय नहीं रहता है कई बार। और इसमें क्या है कि ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरी दरें बढ़ गई हैं, जिससे कृषि उत्पादकों की लागतें बढ़ गई है। तो ये भी एक कारण हो सकता है। उसके बाद क्या है कि कुशल श्रमिकों की जो विकास पर प्रतिकूल प्रभाव इसके कारण क्या है कि पड़ा है। उसमें क्या है कि गांव से शहरों की तरफ होने वाला जो प्रवास है वो थम गया है। इसमें शहरों में श्रमिकों की संख्या कमी कमी हो गई है, जिससे मजदूरी की दरें भी बढ़ गई हैं। उसके बाद अगर पांचवा पॉइंट इसमें हम लेके चलें तो वो क्या हो सकता है, हमारा हमारा राजकोषीय जो घाटा है, फिस्कल जो डेफिसिट है, वो फिस्कल डेफिसिट हमारा यहाँ पे देखें तो जीडीपी के 5% से अधिक है, किंतु ये 3% ही होना चाहिए अगर सही तरीके से इसको देखा जाए। तो इस राजकोषीय घाटे का मूल कारण गैर योजनागत व्यय होता है। जो गैर योजनागत व्यय ऐसा होता है जहाँ पे सरकार को क्या है कि व्यय करने की इतनी आवश्यकता नहीं रहती है, लेकिन फिर भी क्या है कि बिना योजना के क्या है कि कई बार क्या है व्यय करती है। तो इस कारण से जो व्यय होता है वो राजकोषीय घाटे को बढ़ा देता है। अगर हम देखें कुछ टिकेट्स मतलब डिकेट्स के अंदर, तो उसमें जीडीपी के 5% से अधिक हमारा क्या है कि कई बार जो हमारा फिजिकल डेफिसिट रहता है। तो ये अगर देखा जाए तो 3% के करीब ये होना चाहिए। उसके बाद विकासशील देशों में अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देने के लिए अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त धन की आपूर्ति करनी होती है मांग सृजित करने के लिए। तो विकासशील देशों में ऐसा बना ही रहता है कि विकासशील देशों में अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए, आगे ले जाने के लिए, उसका विकास करने के लिए अर्थव्यवस्था में क्या है कि मांग सृजित करने के लिए अतिरिक्त धन की आपूर्ति करनी होती है, ताकि मांग को सृजित किया जा सके, मांग को बढ़ाया जा सके। तो इस कारण से भी क्या है कि ये घरेलू कारक बनता है किसका, इन्फ्लेशन का। उसके बाद क्या है कि विकासशील अर्थव्यवस्था में उत्पादनकर्ता अपने प्राइस क्या है कि प्राइस पावर को चेक करते हैं, इसमें कीमतों में वृद्धि होती है। उसके बाद क्या है कि भारतीय रुपये का अवमूल्यन होना भी क्या है इसके अंदर जो इन्फ्लेशन है उसका एक बड़ा कारण ये है, मतलब हो सकता है, बन सकता है, बनता है। उसके बाद क्या है कि जो 9th पॉइंट हम देखें तो वो क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर का कमज़ोर होना। मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो आधारभूत चीज़ें हैं, अगर उनकी क्या है कि कमी हो जाए, तो इंफ्रास्ट्रक्चर्स क्या है कि संरचना जो है, संरचना के अंदर अगर कमी आ जाए तो वो क्या है कि कमज़ोर हो जाए, तो उस कारण से भी क्या है कि महंगाई क्या है बढ़ेगी हमारी। उसके बाद क्या है कि तकनीकी पिछड़ापन, घरेलू अगर बात की जाए घरेलू फैक्टर्स की, तो घरेलू फैक्टर्स के अंदर क्या है कि तकनीकी पिछड़ापन, टेक्निकल
टेक्निकली क्या है कि विकासशील देशों के अंदर क्या है कि टेक्निकली क्या है, पिछड़ापन होता है एक तरीके से, वो बैकवर्ड होते हैं, पीछे होते हैं। तो इस पिछड़ेपन के कारण भी क्या है कि महंगाई बढ़ती है। मानव संसाधनों की गुणवत्ता अच्छी ना होना, तो मानव संसाधनों की गुणवत्ता मतलब उनके पास स्किलफुल एजुकेशन या स्किलफुल जो नॉलेज है उनके पास नहीं होना, तकनीक का उनको अच्छे तरीके से ज्ञान ना होना, तो ये भी क्या है कि महंगाई बढ़ने का एक कारण है। उसके बाद 12वें पॉइंट की अगर बात की जाए ट्वेल्थ की, तो वो ट्वेल्थ पॉइंट कौन सा हो सकता है, काला बाजारी। मतलब कि जो उत्पादन तैयार हुआ है अगर उसको काला बाजारी के तरीके से स्टॉक करके रख लिया जाए, तो ये भी क्या है कि महंगाई का कारण बनता है। ये भी एक घरेलू कारक है, किसके लिए, महंगाई के लिए। उसके बाद अगर हम बात करें तो महंगाई के दुष्प्रभाव कौन से हो सकते हैं, तो महंगाई के दुष्प्रभाव पहला क्या हो सकता है, महंगाई को प्रोत्साहन देती है। महंगाई क्या है कि महंगाई को प्रोत्साहन देती है, जिससे क्या होता है कि मुद्रा का मूल्य निरंतर गिरता जाता है, मतलब उसकी वैल्यू कम होती जाती है। और अंततः ये क्या होता है कि मुद्रा पर क्या होता है, प्रभावी को जो उसकी प्रभावशीलता है उसको क्या कर देती है, ध्वस्त कर देता है। जैसे जिम्बाब्वे में हुआ था, मतलब जिम्बाब्वे में इस तरीके से हुआ था। उसके बाद क्या है कि मुद्रास्फीति में बचत हतोत्साहित होती है। मतलब मुद्रास्फीति अगर होती है तो मतलब लोग बचत करना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि मुद्रास्फीति में ऋणदाता घाटे में रहता है और ऋण लेने वाला लाभ में। मतलब ऋण देने वाला क्या है कि घाटे में रहता है अगर मुद्रास्फीति होती है तो, और जो ऋण लेने वाला है वो लाभ में रहता है। उसके बाद क्या है हमारा नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, तो नेक्स्ट पॉइंट में हमारा यहाँ पे इससे निवेश पर क्या होता है, प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ऋण देने वाला घाटे में जब रहेगा तो इससे निवेश पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, जिससे उत्पादन कम होता है और बेरोजगारी बढ़ती है। तीसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो इससे निर्यातों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, और इससे भुगतान संतुलन की स्थिति का जो है संकट वो क्या है, उत्पन्न हो जाता है। मतलब निर्यातों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है महंगाई के कारण, दुष्प्रभाव के कारण, तो इससे भुगतान संतुलन की जो स्थिति है वो संकट, उसके ऊपर संकट उत्पन्न हो जाता है। असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों पर क्या है कि सर्वाधिक इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। और संगठित क्षेत्र जो होते हैं उसके अंदर क्या होता है हमारा, उसके अंदर भी क्या है कि इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। मतलब असंगठित क्षेत्रों का तो काम ही बिल्कुल चला जाता है, वो उनको काम जितना थोड़ा बहुत अगर मिलता है तो वो भी क्या है कि उनके पास से चला जाता है अगर महंगाई बढ़ती है तो। और जो संगठित क्षेत्र है उसके ऊपर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उसके बाद क्या है कि जो है राजकोषीय कर्षण, तो राजकोषीय कर्षण क्या होता है हमारा, राजकोषीय कर्षण में महंगाई की स्थिति में संगठित क्षेत्रों में, तो राजकोषीय कर्षण क्या है कि महंगाई की स्थिति में संगठित क्षेत्रों में कार्य करने वाले लोगों की मौद्रिक आय में वृद्धि हो जाती है, और लेकिन वे ऊपरी टैक्स स्लैब में चले जाते हैं, इसलिए उन पर इनकम टैक्स अधिक लग जाता है, जिससे क्या होता है कि उनकी जो वास्तविक आय क्या होती है वो कम हो जाती है। मतलब अगर देखा जाए तो उनकी डिस्पोजेबल इनकम जो होती है, जो व्यय करने लायक जो आय होती है वो कम हो जाती है, और क्रय शक्ति इस कारण क्या हो जाती है, कम हो जाती है। वो कम चीज़ें ही खरीद पाते हैं, कम वस्तुएं ही क्या है कि कम वस्तुओं का ही उपभोग कर पाते हैं, सेवाओं का कम ही उपभोग कर पाते हैं, जिसे राजकोषीय कर्षण कहा जाता है। उसके बाद अगर छठे पॉइंट की बात की जाए तो सिक्स पॉइंट क्या है कि इसके अंदर क्या हो सकता है हमारा, इसमें जो सरकारी परियोजनाओं पर किया गया व्यय है वो बढ़ जाता है, जिससे सरकार का जो राजकोषीय घाटा है वो बढ़ जाता है। जैसे हमने देखा है कि कई सालों से वो 5 या 6% रहता है, तो वो सरकार को क्या है कि उसको 3%, अगर सही तरीके से देखा जाए तो 3% किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए राजकोषीय घाटा जरूरी भी होता है, सही भी होता है, लेकिन सरकार के लिए राजकोषीय घाटा बढ़ जाता है महंगाई बढ़ने के कारण, क्योंकि सरकारी परियोजनाओं पर सरकार का व्यय बढ़ जाता है, जिस कारण से राजकोषीय घाटा क्या है कि सरकार का बढ़ जाता है। उसके बाद क्या है कि मुद्रास्फीति की स्थिति में काला बाजारी की समस्या भी बढ़ जाती है। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अर्थव्यवस्था की साख पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, इससे विदेशी निवेश पर भी प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिलता है। और एक लास्ट पॉइंट अगर हम देखें इसके अंदर, तो वो क्या है कि वस्तुओं एवं सेवाओं के महंगे होने से लोगों के जीवन स्तर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। मतलब महंगाई अगर बढ़ जाती है तो जो लोगों का जीवन है उसके ऊपर भी क्या है कि नेगेटिव इफ़ेक्ट हमें देखने को मिलता है। तो ये क्या है कि कुछ हमारे पॉइंट्स थे जो
महंगाई के जो है दुष्प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं। महंगाई का जो इफ़ेक्ट है नेगेटिव तरीके से किस तरीके से लोगों के ऊपर या किसी अर्थव्यवस्था के ऊपर पड़ता है। और उससे पहले हमने देखा कि घरेलू कारक कौन से हैं जो महंगाई का कारण बनते हैं। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये यूजीसी नेट एग्ज़ाम के लिए, यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए और जो अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए भी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए और आगे आने वाले टॉपिक्स के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।